महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने आखिरकार जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर महाराष्ट्र में आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है उसका अनाउंसमेंट कर दिया है। जो जानकारी उन्होंने साझा की है उससे ये बात समझ में आती है कि शिवसेना यूबीटी 21 सीट्स पर फाइट करने वाली है, वहीं पर कांग्रेस को 17 सीट्स और एनसीपी शरद पवार को 10 सीटें मिली हैं। इस बारे में बात करते हुए ये भी कहा गया कि कई ऐसी सीटें थी जिस पर कांग्रेस क्लेम कर रही थी। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के कई नेता हैं जो ये बात रख रहे थे कि जिस तरह से शिवसेना यूबीटी ने ज्यादातर मुंबई की सीट्स ले ली हैं और साथ ही साथ सांगली की सीट भी ले ली है, उस पर कई बार चर्चा हुई। विश्वजीत कदम एमएलए हैं कांग्रेस के, वो चाहते थे कि सांगली से विशाल पाटिल को सीट मिले, लेकिन ये बात नहीं हो पाई। चंद्रहार पाटिल को शिवसेना ने सीट दे दी। इसके बाद फ्रेंडली फाइट हो ऐसा कहा गया, क्योंकि भिवंडी की सीट भी मांगी थी कांग्रेस ने, लेकिन वो शरद पवार फैक्शन ने ले ली। फ्रेंडली फाइट नहीं होगी ये बात उद्धव ठाकरे ने साफ कर दी थी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा था कि आखिरकार जिस तरह से कश्मकश महाविकास आघाड़ी में दिखाई दे रही है, क्या वो आगे जाकर अलायंस को इम्पैक्ट कर सकती है? क्योंकि कांग्रेस के कई नेता काफी नाराज चल रहे थे और नाना पटोले और संजय राउत के बीच में बयानबाजी भी देखी गई। और उस बयानबाजी में आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर उन्होंने इल्जाम भी लगाया कि कांग्रेस को नाटक बंद करने चाहिए। वहीं पर नाना पटोले ने कहा कि ऐसे वरिष्ठ नेता है शिवसेना के, उनको ऐसी बातें संजय राउत को नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीजों को अगर आप देखें तो आज एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होना ये एमवीए के लिए बड़ी बात है, इंडिया अलायंस के लिए बड़ी बात है, क्योंकि कई दिनों से डिफरेंसेस दिखाई दे रहे थे। अब आखिरकार ये सुलह हुई कैसे? तो जब स्टेट कांग्रेस ने एआईसीसी के पास ये प्रपोजल भेजा कि जो सीट्स पर हमारा क्लेम है उस पर फ्रेंडली फाइट्स करने दीजिए, तब एआईसीसी ने इस बात को साफ खारिज कर दिया। उनका ये कहना था कि अगर एक सीट पे भी फ्रेंडली फाइट होती है तो उसका इम्पैक्ट पूरे महाराष्ट्र की सीटों पर दिखेगा और एमवीए का ये अलायंस जो है ये खत्म हो जाएगा। इंडिया अलायंस भले ही एक नया अलायंस हो, लेकिन महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र में 2019 से बनी है तो 5 साल पूरे होने वाले हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि इस अलायंस का ये लिटमस टेस्ट है, क्योंकि एमवीए पहली बार एक साथ एक चुनाव को सामने जा रही है। पहले बाई इलेक्शन एक आध हुए हैं, लेकिन ये फुल जो फ्लेज्ड इलेक्शन है ये पहली बार इसका टेस्ट होने जा रहा है। एआईसीसी ने ये बात तक साफ कर दी कि किसी भी तरह से शरद पवार और उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में नाराज नहीं करना है। ये दोनों प्रमुख अपोजिशन के फेसेस हैं और एनडीए को काउंटर करने में कांग्रेस को नेशनल लेवल पर इन दोनों चेहरों की जरूरत है। तो जब ये बात साफ हो गई तब प्रदेश कांग्रेस के पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। उनको एक ही चीज थी, वो ये कि अब किसी भी तरह से एक साथ जनता के सामने जाना पड़ेगा। जनता के सामने जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कह सकते हैं कि शामिल होना पड़ेगा। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके मूड की अगर आप बात करें तो दिखाई पड़ा कि संजय राउत ने नाना पटोले जो हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको लिस्ट दी और ये कहा कि आप सभी सीटों का जो ब्यौरा है तीनों पार्टियों का वो पढ़कर सुनाएं। लेकिन नाना पटोले इस चीज को मना करते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद संजय राउत ने ही वो जो लिस्ट है वो पढ़कर सुनाई। उसके बाद आप कह सकते हैं कि एक मुस्कुराहट तो कांग्रेस के नेताओं के ऊपर देखी गई चेहरे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, लेकिन वो एक तरह से अनकंफर्टेबल थे पूरी सिचुएशन में। जिस तरह से वो लोग खुलकर सामने आए थे उनको बैकआउट करना पड़ा, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस के आलाकमान ने उनकी एक नहीं सुनी। जिन भी सीटों पर कंटेंशन था वो सारी सीटें या तो शिवसेना यूबीटी या फिर शरद पवार एनसीपी को दे दी गई। अब आगे क्या? तो ये बताया जा रहा है कि मुंबई की जो अध्यक्षा हैं वर्षा गायकवाड़, वो इस चीज से अनकंफर्टेबल है। उन्होंने कांग्रेस के आला कमान को दिल्ली में संपर्क भी किया है। विश्वजीत कदम जो कि काफी मेहनत कर रहे थे अपने कैंडिडेट को सीट दिलाने के लिए, वो भी नाराज चल रहे हैं, नॉट रीचेबल हैं। तो ये चैलेंजेस आप कह सकते हैं कि दिल्ली कांग्रेस ने चीजें साफ कर दी है। स्टेट कांग्रेस को ये पूरा जो जिम्मेदारी है वो कैंपेनिंग की दे दी गई है। अब कांग्रेस वर्कर्स सभी सीटों पर एमवीए यानी शिवसेना और एनसीपी के कैंडिडेट्स के लिए काम करें, इसकी जिम्मेदारी स्टेट कांग्रेस के ऊपर आ गई। अब यहीं से स्टेट कांग्रेस की तकलीफें शुरू होती दिख रही है, क्योंकि जो कांग्रेस के मुंबई के स्पोक्स पर्सन हैं उनसे हम बात कर रहे थे, उन्होंने भी ये कहा कि कांग्रेस के ऊपर अन्याय हुआ है। वो लोग
अलायंस का धर्म फॉलो करेंगे, लेकिन ये भी देखेंगे कि उनके कैंडिडेट्स को कितनी मदद मिल रही है बाकी दोनों पार्टियों से, और साथ ही साथ किसी भी तरह से जो नेता हैं उनका कार्यकर्ताओं के सामने, वर्कर्स के सामने जाना एक मुश्किल बात है, क्योंकि वो ये कहेंगे कि जो सीट्स पर हमारा हक बनता था वो सीट्स आप नहीं दिला पाए हैं। तो कई चीजों का सामना अब स्टेट लेवल पर जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनको करना है। क्या वो कर पाएंगे ये चैलेंज? क्योंकि आप कह सकते हैं अलायंस का एक तरह से जो पूरी तरह से जो अचीवमेंट होती है वो यही होती है कि इलेक्शन के दौरान आखिरी दिन तक जब तक वोटिंग नहीं हो जाती है उस अलायंस को किस तरह से एग्जीक्यूट करें, और साथ ही साथ ये इंश्योर करें कि वोट ट्रांसफर हो पाए, यानी कि शिवसेना के लोग कांग्रेस को वोट दे, कांग्रेस के लोग शिवसेना को वोट दे और एनसीपी को भी वोट दे। तो ये चीजें आप कह सकते हैं कि एक बड़ा चैलेंज एमवीए के सामने रहेगा। इस चीज को सुलझने के लिए आप कह सकते हैं कि दो कदम उठाए जा रहे हैं एमवीए नेताओं की तरफ से। पहला ये कदम है कि जॉइंट रैलीज पूरे महाराष्ट्र में ली जाएगी महाविकास आघाड़ी की। 5 फेज में महाराष्ट्र में चुनाव है, अलग अलग जगहों पर एमवीए के नेता, खास तौर पर शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस के नेता जो हैं वो एक साथ एक स्टेज पर दिखाई देंगे। दूसरा ये कि एक जॉइंट आप कह सकते हैं कि किसी भी तरह से उनका ये मानना है कि जॉइंट स्टेटमेंट जो है एमवीए की वो निकलनी चाहिए, और उसको आगे ले जाकर आप कह सकते हैं कि जो भी अलायंस पार्टनर्स हैं कांग्रेस के और शिवसेना के और एनसीपी के, इनकी जो भी मांगे हैं वो दिखाई देगी। तो जॉइंट मैनिफेस्टो की बात रखी गई है, वो आने वाले कुछ दिनों में महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल सकता है, जो कि एक आप कह सकते हैं कि बड़ी स्टेटमेंट होगी। आप ये देखेंगे कि जब 2019 में महाविकास आघाड़ी सरकार बनी थी जिसमें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तौर पर एक चीज सामने लाई गई थी जिसमें कई चीजों का जिक्र था। तो उसी तरह की एक मैनिफेस्टो एमवीए भी बनाने जा रही है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में एमवीए कई तरह के कदम उठा रही है लोगों को, वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने की। वहीं पर अपोजिशन की अगर अंडरस्टैंडिंग आप ले, महायुति में, एनडीए में, जैसे बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, अजित पवार, इन लोगों में भी अभी तक सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो है वो पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है। कौन सी सीट से कौन लड़ेगा ये चीज फाइनल नहीं हुई है। आज एमवीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है तो सीधा सीधा इसका दबाव महाराष्ट्र में महायुति के नेताओं पर दिखाई पड़ेगा कि उनको भी जल्द से जल्द इन सीटों के बंटवारे को जो है एक तरह से जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अजित पवार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस अपने जो महायुति के कैंडिडेट होते हैं उनकी नॉमिनेशन फाइलिंग में एक स्टेज पर दिखे हैं। तो वो एक तरह से जॉइंट स्टेटमेंट की बात हो तो वो जो है रैलीज वगैरह वो करते हुए एमवीए के नेता नहीं दिखे हैं, लेकिन महायुति के नेता जो हैं वो कर रहे हैं। तो ये एक तरह से कह सकते हैं नैरेटिव की अगर आप बात करें तो महायुति जो है, एनडीए का नैरेटिव साफ है कि आप मोदी को वोट कर रहे हैं, आप मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं या राहुल गांधी को। वहीं पर अपोजिशन महंगाई के मुद्दे हो गए, बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है ये मुद्दा हो गया, अपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है ये मुद्दा हो गया, इन सभी मुद्दों को, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा हो गया, इन चीजों को लेकर के लोगों के सामने जा रहे हैं। अब तो आने वाला समय बताएगा कि लोग, आप कह सकते हैं कि किस मुद्दे को चुनते हैं, किस अलायंस की तरफ जाते हैं। महाराष्ट्र में दोनों ही तरफ से आप कहें तो पॉलिटिकल सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स है। हर एक अलायंस में कम से कम 3 पार्टियां हैं। ये 3 पार्टियां ऐसी है जो पहले इनका कभी अलायंस नहीं हुआ है। लोग इस बात की अंडरस्टैंडिंग कैसे रखते हैं, कैसे वोट करते हैं, महाराष्ट्र में काफी दिलचस्प होने वाले हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव देखना ये होगा कि कौन सी अलायंस बाजी मारती है, या फिर महायुति का जो टारगेट है 48 में से 45 सीट जीतने का वो अचीव होता है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण होगा कि महाविकास आघाड़ी एक जॉइंट और यूनाइटेड फेस जो है वो महाराष्ट्र की जनता के सामने रख पाए। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ चुनाव तक के लिए मुस्तफा शेख, आज तक।